25 जुलाई 2021। हम लोग हैं भगवत गीता 41 पे। हम चैप्टर 11 करेंगे आज। वी विल फिनिश चैप्टर 11 क्योंकि उसका एक ही टेक्स्ट बचा है, टेक्स्ट नंबर 55। और हम लोग आज जजमेंटल टेंडेंसीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधे कृष्ण, हम कितने ज़्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए कि आप हमको ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करा रहे हैं। आप हमें पहले बेसिक नॉलेज देते हैं, उसी के बाद जिस तरह से एक प्याज का छिलका निकलता है उसी तरह एक एक करके आप हमारे लेयर्स निकाल रहे हैं, डीपर डीपर नॉलेज देकर। इतने ब्यूटीफुल वे से आप हमें गाइड कर रहे हैं कि हम इसके बाद भी अगर हम ना सुधरे तो सच में हमें शर्म आनी चाहिए। सो वी आर सो मच थैंकफुल टू यू प्रभु। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हम पर, और हम भी डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। एवरी डे इम्प्रूव करेंगे, एवरी सेकेंड इम्प्रूव करेंगे। हम आपका ये हार्ड वर्क वेस्ट नहीं होने देंगे प्रभु। May all our devices be blessed. May all our networks be blessed. May whoever is trying to hear the Bhagavad Gita session with full surrender, may they and their families be blessed. May their houses be blessed. May all of us be protected from spiritual pride and spiritual fall. May all of us be humble devotees of Lord Krishna. So be it, so be it, so be it. राइट। सो बिफोर हम ये वाला चैप्टर का लास्ट टेक्स्ट पढ़ें, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका पोस्ट मैंने ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप में दिया। आप लोग वो समझ भी पाए, लेकिन मैंने सोचा कि आज के सेशन में मैं उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए दूँगी कि ये हमारे आत्मा में बैठ जाए। सो उसका नाम है, पोस्ट है SP 255, and how critical and judgmental are you? Did you know that we bring pain in our lives when we criticize and judge? तो मोस्टली हम सब ने सुना था कि जज नहीं करना चाहिए। जजिंग एक लोअर इमोशन है, नेगेटिव लोअर इमोशन है, ये तो हम सबको पता था। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कार्मिकली ये गलत है एंड एवरीथिंग। लेकिन इसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं तो एज पर द डिस्कशन बाय गैरी जुकव, मैं गैरी जुकव का एक वीडियो देख रही थी। वेरी हम्बल पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन। तब कुछ सेंटेंसेस उन्होंने बोले जो कि जिनको मैंने इलेबोरेट किया है, इसमें इलेबोरेट करके समझाया है उनके फ्यू सेंटेंसेस को। तो हम उस पर अभी थोड़ा सा आत्म मंथन करेंगे। प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। First, let us ask ourselves, how many times did we judge someone or criticize someone today? अब आप जब भी ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हो, सपोज आज अभी अभी सुन लोगे आप, तो आज तो जस्ट सुबह हुई है अभी, तो आपने आज तो नहीं किया हुआ, कल सपोज अपने ऊपर थोड़ा सा ऑनेस्टली खुद को आंसर देना है कि कल मैंने किसी को जज किया क्या, क्रिटिसाइज किया क्या। क्या होता है जज करना? आलोचना करना। हाँ, किया क्या? अरे उसने कैसा ड्रेस पहना है, ये कैसी साड़ी पहनी हुई है, अरे उसको समझ में नहीं आता कि इस तरह से साफ नहीं करना पड़ता है, अरे वो अपने बेटे को ठीक से संभालती क्यों नहीं है, अरे उसने अपने पड़ोसी के साथ इस तरह कैसे बात कर लिया। तो ये सारे चीजें जो हम करते रहते हैं, इन्हें कहा जाता है टू जज समवन। हमें लगता है इसमें पाप थोड़ी है, क्या है, तब उसने इतनी गंदी चॉइस की साड़ी पहनी तो मैंने उसे बोल दिया, मन ही मन बोला, वो भी उसके मुंह पे नहीं बोला, मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैंने मन ही मन बोला। इसमें इसमें क्या बुरा कर दिया मैंने? मैं अगर उसके पास जाकर उसे कहती कि छी तेरी साड़ी कितनी खराब है, तब समझती, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। एक सिंपल थॉट। फर्स्ट थिंग, कार्मिकली देखते हैं इसको। एक सिंपल थॉट कि उसने कितनी गंदी कलर की साड़ी पहनी, जो थॉट बहुत ही हार्मलेस प्रतीत होता है, एक्चुअली कार्मिकली इज अ वेरी रॉन्ग थॉट।
क्योंकि मैंने अपने लिए एंटाइटलमेंट बना ली कि मेरे भी कपड़ों को कोई जज करेगा। सिर्फ कपड़ों को ही नहीं, मुझे जज करेगा। जब हमें कोई जज करता है, देखिए आप लोग तो काफ़ी सोशलाइज़ करते होगे, मैं उतना नहीं करती। तो आप लोग पार्टीज़ में जाते होगे, लोगों से मिलते होगे। सपोज़ किसी ने सिर्फ़ इतना ही बोल दिया, "अरे! ये आप थोड़ा-सा आप अगर इसको इस तरह पहनती ना, तो आप ज़्यादा अच्छी दिखती।" ये सिंपल वे से ही बोल देते, तो भी आपके मन में खटकने लगता है कि नहीं? तो चलो हम सब लोग सबसे पहले एक याद करते हैं कि जब हमें जज कर किया गया था फॉर एनी रीज़न, सपोज़ आपकी सासू माँ ने आपको जज किया, बोला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। सपोज़ आपके हस्बैंड ने जज किया, सपोज़ आपकी वाइफ ने जज किया, सपोज़ आपके बॉस ने जज किया, सपोज़ आपके कलीग ने आपको जज किया, उस समय क्या फ़ील हुआ आपको? पेन फ़ील हुआ? दर्द फ़ील हुआ? तो जब आप किसी और को जज करते हैं, उनको भी पेन फ़ील होता है, वही वाला पेन जो आपको फ़ील होता है। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि जब हम थॉट्स के थ्रू, देखो कर्मा स्टार्ट हो जाता है थॉट लेवल से, फिर वर्ड्स पे आता है, फिर एक्शन पे आता है। सो कर्मा, आपने एक थॉट रिलीज कर दिया। अब तक तो अपने सारे मेरे बीजी सेशन सुने, तो इतना तो आप सबको समझ चुका है, कर्मा स्टार्ट फ्रॉम थॉट लेवल। तो थॉट लेवल पे आपने एक ब्लैक कलर का बॉल रिलीज कर दिया, जजमेंटल वाला। वो पलट के आपके पास बड़ा वाला बॉल आएगा, एज पर द लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो मल्टीप्लाई करता है हर थॉट को। आपको हर चीज में जज किया जाएगा। सो आप अपने लिए पेन क्यों लिख रहे हैं अपने भाग्य में? क्यों करना है जज? एक बार मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। एक लेडी, मतलब जैसे ऑफिस गॉसिप्स होते हैं ना, उसी तरह एक लेडी बोल रही थी कि उसके लिए लाइट बल्ब मोमेंट कब था। लाइट बल्ब मोमेंट मतलब अवेकनिंग आती है ना, अचानक से रियलाइजेशन होता है, वो कब था। तो वो बहुत गॉसिप करती थी अपने ऑफिस में जब भी टाइम मिलता था, और लोग भी उसको उसके साथ जुड़ जाते थे, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव बात होती है वहाँ लोग जुड़ जाते ही हैं, बट नेचुरल है। तो वो करते करते वो लोग मोस्टली एक लेडी के बारे में डिस्कस करते थे, जिसको कहते थे बहुत वियर्ड है, मतलब अजीब है, उसी का मजाक उड़ाना, उसी को वो करना। फिर एक दिन उसको पता चला कि जिस लेडी के बारे में वो आलोचना करते हैं, डिस्कस करते हैं, जज करते हैं, एक्चुअली उसका टीनेजर बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसके बाद से वो ऐसी हो गई है। तब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तब उसने बोला, ये हाय, मैं ये क्या कर रही थी? वो इतनी पेन में थी और मुझे पता ही नहीं था, और मैं उसका मजाक उड़ाए जा रही थी। फिर जैसे उसने जज करना बंद किया, तब उस वो जो वियर्ड लेडी की बात कर रही है, उसके बहुत सारे अच्छे गुण उसको दिखने लगे। उसी तरह हमें नहीं पता है कौन किस पेन में है, किसकी क्या हालत है, किसकी जर्नी ऑफ लाइफ कैसी रही है। सो वी कैन नॉट जज, अदरवाइज हमें भी जज किया जाएगा। हमें भी जज किया जाएगा, ये याद रखो। हो सकता है किसी के पास सिर्फ 4 ही कपड़े हैं, उसमें भी हो सकता है कोई अगर नया कुछ खरीदने के लिए जाता है, जितने पैसे उसके पास थे उसमें इतने ही वैरायटीज बस अवेलेबल थे, उसी में से उसको एक चूज करना पड़ा। शायद वो उसके पसंद का भी कपड़ा नहीं हो, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी अपनी मजबूरी होगी या वॉट एवर, या उसका वो चॉइस ही होगा, उसे अच्छा लगता होगा, तो उसने वो चीज खरीदी। हमें कोई हक नहीं बनता है किसी को जज करने का। हमें नहीं पता वो इंसान किस वॉर से गुजर रहा है, उसकी बैटल क्या है, हमें नहीं पता। मैंने एक पोस्ट लगाया था, देखो, sometimes a person does not have to choose from good and bad, sometimes a person has to choose from bad and worse, और worse and worst। हमेशा ऐसा चॉइस लाइफ नहीं देती है कि आप अच्छे और बुरे में चूज करो। कभी आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो सारे ही बुरे ही ऑप्शंस हैं, कोई थोड़ा कम बुरा है, कोई ज्यादा बुरा है, उसमें से आप चूज करते हो। जब आप वो चूज करते हो, तब अगर आपको कोई जज करे, वो कितना गलत है। सपोज एक लेडी जिसने डिवोर्स दिया हो अपने हस्बैंड को,
आप लोग उसको जज कर रहे, थोड़ा उसको मैनेज करके चलना चाहिए था, थोड़ा एडजस्ट करके चलना चाहिए था। उस बेचारी के पास शायद और कोई ऑप्शन था ही नहीं, या तो वो पागल हो जाती या घुट घुट के मर जाती, या उसने सोचा कि ठीक है एटलीस्ट इस वे से उतना अच्छे से ना भी जिए पर जिए तो। आपको नहीं पता को कभी किसी को डिवोर्स देना इजी नहीं होता है, कभी किसी के साथ ब्रेकअप करना इजी नहीं होता है, कभी किसी को छोड़ देना इजी नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी पेनफुल एंड डिफिकल्ट डिसीजन। लेकिन अगर कोई ये कर रहा है तो उसके पीछे उसने 1000 बार सोचा होगा। आपने तो एक ही बार सोच के जज कर दिया, उस इंसान ने 1000 बार सोचा होगा। उसके पेन को फील करो। हमारी सोसाइटी इतनी भयानक बन गई है, इंडियन सोसाइटी, इट इज़ हाई टाइम दैट इट हैज़ टू चेंज। लोग अपने तरीके से जी ही नहीं पाते हैं ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा है खुल के, सब एक घुटन में जीते हैं, सब एक मजबूरी में जीते हैं। जीना उसको वैसे भी उसको जीना कहते ही नहीं है, सब एक इनसिक्योरिटी में जीते हैं। खुल के कोई जी ही नहीं पा रहा है। क्यों? सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कौन लोग? वही तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी। तुम अगर पेन में हो तो वो लोग तुम्हें पेन से निकाल पा रहे हैं क्या? सबसे पहला क्वेश्चन पूछो, क्या मेरे पेन में वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे? नहीं, सो दे आर यूजलेस। हटा दो, क्लटर समझकर, गार्बेज समझ के हटा दो। कुछ ही दिनों में तुम मर जाओगे, और लोगों के हिसाब से जीते जीते वैसे भी रोज मर रहे हो। क्या अचीव कर लिया तुमने? जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, क्या उन्हें सच में खुश कर सकते हो? एक चीज ऐसा करोगे जो उनके हिसाब से नहीं होगा, एंड दैट्स इट। अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना सीखो। लोग कुछ नहीं कहते, हमारा दिमाग ज्यादा कहता है। लोग दो देखो, लोगों को एक गॉसिप का टॉपिक चाहिए। आप हॉट टॉपिक हो गए, आपके बारे में 4 दिन डिस्कस करेंगे, फिर वो बोर हो जाएंगे, फिर वो कोई और हॉट टॉपिक ढूंढेंगे। इसके लिए आप अपनी जिंदगी को खराब मत करिए। एक बार एक और ये एक रियल स्टोरी है कि एक फैमिली है जिनमें जिनमें मतलब जिनके 3 बच्चे थे। उसमें से बड़ी वाली बेटी की डेथ हो गई कोरोना से। तो सब लोग बहुत दुखी थे। अब उनके 2 छोटे बच्चे थे। वो कितने दिन मतलब करे, मतलब कहीं घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं। तो उन छोटे बच्चों का मन हुआ कि मम्मा हमको बाहर जाके पिज़्ज़ा खानी है। तो उनकी माँ ने कहा कि मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे। मतलब लोग क्या कहेंगे कि अभी अभी तो डेथ हुई है इनके घर में, और ये देखो जाके पिज़्ज़ा खा रहे हैं। उस समय आपको क्या करना है, ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए बताओ? जो जिंदा है उन्हें तो ठीक से रखना है कि नहीं? वो बच्चों की क्या गलती है? माना माना दुख, जिंदगी में दुख आया, बड़ी घटना हुई, तो क्या जीना छोड़ देना है? तब आपके जो लोग हैं ना, उनका 50% डिवाइड करना। एक एक पोर्शन होगा जिस जो लोग होंगे कि ये जो अभी पिज्ज़ा खा रही है, छी कितने गलत है, इनमें तो कुछ वो मनुष्यता मतलब इंसानियत बची ही नहीं है। और एक होंगे कोई बात नहीं, एक दुख आया इसका मतलब नहीं कि पूरे जिंदगी भर दुखी रहना है। जिंदगी तो जीनी ही पड़ेगी, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। इट इज ओके। दो ऐसे डिवीजन कर लेना, ठीक। फिर जो जो मतलब जो वाला जो पार्ट ऑफ पीपल है जो आपके पेन को नहीं समझ पा रहा है, बस स्टीरियोटिपिकल कुछ थॉट्स के वजह से वो आप पे वो थोप रहे हैं, उनको डिलीट कर देना। सिंपली डिलीट कर देना। जिंदगी आपकी है, वो छोटे बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर उनका मन होता है थोड़ा ज़िंदगी जीने से, क्योंकि अदरवाइज़ वो बीमार हो जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में वो और बीमार हो जा रहे हैं, तो शायद उनकी भी डेथ हो जाए बाद में। जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को, मतलब वायरस, बैक्टीरियाज और जर्म्स को। तो वो वैसे भी उनके उनके हेल्थ भी तो एट रिस्क है। सो द राइट थिंग टू बी डन इज कि लोग क्या कहेंगे कि इस रोग से निकलते हैं, जीते हैं जिंदगी, क्योंकि सच में हमें नहीं पता। हर सुबह एवरी
डे, सुबह 1 मिलियन पीपल जागते नहीं हैं, ये याद रखो। 1 मिलियन पीपल डू नॉट सी द मॉर्निंग सन, क्योंकि वो मर जाते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं। तो हमें हर नया दिन एक अपॉर्चुनिटी है टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। खुल के जीने का एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं अपने लाइफ में, मैंने बहुत पहले, मैं वैसे भी मैं नहीं सोचती थी, लेकिन मैंने बहुत पहले ये छोड़ ही दिया कि लोग क्या कहेंगे वाली बात, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी लोग कहते ही हैं। कुछ भी करो कहते ही हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, अच्छा शादी कर लिया, फिर अरे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा कर, अच्छा बच्चा कर लिया, अच्छा बेटी हुई है, अरे अभी तो एक बेटा की, अच्छा बेटा भी, अरे यार आप लोग अपना काम करो ना, हम अपने हिसाब से करते हैं ना। हर एक, आपको अपनी जिंदगी मिली, आप उसको अपने हिसाब से चलाओ, मुझे मेरी जिंदगी मिली, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। सो ये सारी बातें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसी के वजह से हमारी लाइफ इम्पैक्ट कर रही है, हो रही है। एवरी डे हम डिसीजंस जो ले रहे हैं अपने लाइफ में, दैट इज बेस्ड ऑन लोग क्या कहेंगे। सो ये स्टुपिडिटी को नहीं बंद करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। सच में नहीं, आपको लग रहा होगा ये फीलिंग, ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि मैंने एकदम सही किया एज पर द समाज, समाज के हिसाब से मैं सही हूँ। आप मर जाओगे, यही समाज आपको 4 कंधों पे लेके जाके शमशान में जला देगी। बैठे रहना तब आप, फिर जब आपका रिपोर्ट कार्ड निकलेगा भगवान के सामने, लोग क्या कहेंगे के वजह से जो आप रीजन दोगे ना, मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि अदरवाइज लोग क्या कहेंगे, आपको एक थप्पड़ मिलेगा ऊपर। भगवान ने कहा, मैंने कहीं लिखा है भगवत गीता में या कहीं इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिहेव एज पर लोग? हैव आई सेड एनीवेयर? बोला है कि मैंने कहीं पे? आप लोगों ने अपनी मनगढ़ंत रूल्स बनाई, उस मनगढ़ंत रूल्स को आप खुद फॉलो करने लगे, उसको ऑथेंटिकेट करके, और आप बोल रहे हैं कि यही सही है। आपको अंडा मिलेगा रिपोर्ट कार्ड में। तो अभी भी जाग सकते हो तो जागो, डू द राइट थिंग। एंड व्हाट इज द राइट थिंग? द राइट थिंग इज, दुख इन एनी वे इज नॉट राइट। ना खुद दुखी होना, ना किसी को दुखी, मतलब दुखी करना। अब एक किसी को दुखी करना में आते हैं। एक रिक्शा वाले ने आपको प्रपोज किया, हाय मैं उसको ना बोल दूं तो वो दुखी हो जाएगा, रूपाली ने तो कहा है कि दुखी, नो, इट्स नॉट दैट वे। हर एक इंसान को अपने हिसाब से जीने का इंडिपेंडेंस दीजिए। आपको इंडिपेंडेंस है, आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। आपको अच्छा लगता है आप एक्सेप्ट करो, आपको नहीं अच्छा लगता आप ना बोलो। मैं आपको ये सिखा रही हूँ, मैं आपको बंधन में बंधना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको फ्रीडम सिखा रही हूँ। और जो जो बंधन को आप एथिकली करेक्ट कह देते हो, बिकॉज समाज में कुछ बुद्धू लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सो ये आपकी बेवकूफ़ी है। जस्ट बिकॉज मासेस फॉलो इट डज नॉट मीन इट इज राइट। ठीक है, एक गलत चीज को अगर 90% लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको वो गलत चीज सही नहीं हो जाता है। आपको ये जिंदगी एक जिंदगी मिली है, उसमें आपको गलत चीज लोगों को फॉलो करना है जस्ट आप बिकॉज आप डरपोक हो, जस्ट बिकॉज आप में फियर है, सोल स्ट्रेंथ नहीं है, तो प्लीज आप उस चीज को सही मत बोलो। हाँ, आप डरपोक हो वो बोल दो कि मुझ में नहीं है इतना करेज टू डू इट, दैट इज ओके, आप में करेज नहीं है, पर वो चीज को आप सही मत बोलो। और इसी वजह से हम जज करते हैं, क्योंकि हमने हमने सीखा है, इट्स वेरी, इट इज ओके टू जज पीपल। बचपन से हमने क्या किया है, देखा है आसपास के लोगों को, वो फ्री में कमेंट्री देते रहते हैं, किसी को भी देख कर, अरे देख उसका सैंडल खराब है, देख उसका ये कैसा है, अरे वो देख वो देख। जजिंग इज रॉन्ग, पीरियड। वी कैनॉट जज। हम अब आगे बढ़ते हैं, आई विल रीड दिस टेक्स्ट। जजिंग अदर्स creates negative energy for us. Even if you're just thinking, still it creates negativity and pain for ourselves. ये सेंटेंस का मतलब समझो। अब तक हमने समझा, जज करने से सामने वाले को
पेन होता है, प्लस कार्मिकली वो हमारे पास भी पेन आता है। लेकिन अब ये थोड़ा ट्विस्ट है, आगे देखते हैं। It is very painful to judge, but the heart of judging other people is a feeling in ourselves of being unworthy, of being less than, of being inferior, and that is a very painful experience. And rather than feel it, it's easier to judge. So, जब हम किसी को जज करते हैं, एक्चुअली हमारे अंदर खामी रहती है। अगर आप किसी को जज करा रहे, वो तो टाइम पे देखो नहीं आ रहा, हो सकता हम भी टाइम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए हमने उसको जज करके खुद की खामी को दबा दी। मतलब अपने अंदर की वीकनेसेस, अपने अंदर की कमियों को दबाने के लिए हम सामने वाले को जज करते हैं। आप डीपली आत्ममंथन करो, आपको दिखेगा, ये फैक्ट है। So it is your own fear about yourself that you couldn't even be judgmental of somebody if it is not bringing up something within yourself that you need to look at. मतलब इस सेंटेंस का मतलब है, जब तक इट इज नॉट अबाउट अस, जब तक हमारे बारे में कुछ नहीं होता है ना, हम सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। हर एक चीज में इट इज ऑलवेज अबाउट अस। अगर हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल और जजमेंटल है, दिन भर आप अगर यही करते रहते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके अंदर कुछ कमियां हैं जो जो आपको परेशान करती है, आपको फ्रस्ट्रेट करती है। उसको दबाने के लिए बहुत इजी है, सामने वाले को जज करते रहो। हो सकता है आपके स्पाउस आपसे उतना प्यार नहीं करते, आपको बोलते हैं कि अरे देखो तुम उसको देखो, पड़ोसी को, वो अपने आप को कितना अच्छे से रखती है, तुम कितनी मोटी हो। ठीक है, ये आपके अंदर एक पेन क्रिएट हुआ। आपके हस्बैंड ने आपको बोला कि फलाना ढनाका ने अपने फिगर को कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा और तुम देखो तुमने क्या किया। अब ये पेन जो आपके अंदर क्रिएट किया, अब आप जाके सबको जज करोगे। वो देखो वो कितनी बुरी दिखती है, अरे वो देखो वो ऐसा करती, वो क्यों? क्योंकि आप इस पेन को दबाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब सामने वाले को गलत बोल दो तो मैं अच्छा, सामने वाले को दबा दो तो मैं ऊपर उठ जाऊं। दिस इज व्हाट नॉर्मली पीपल डू। सो when you find yourself talking about somebody else's dress, that means you yourself do not feel worthy, or is a way of you making yourself feel superior. So the people who are having superiority complex are actually inferior. आपके आसपास अगर आप देखो कोई लोग जो दूसरों को मतलब इंफीरियर समझते हैं, मतलब कम समझते हैं, जिनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, एक्चुअली वो सबसे ज्यादा इंफीरियर अंदर फील करते हैं। तो क्योंकि वो अंदर इतना ज्यादा इंफीरियर फील करते हैं, वो दूसरों पे रौब झाड़कर अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं। तो उन पे दया रखो, बेचारे। है आपके आसपास कोई डोमिनेटिंग इंसान जो एक्चुअली अपने आप को बहुत महान समझ के हमेशा आपको पॉइंट आउट करेगा कि आपका ये गलत है, आपका वो गलत है, आपका ये सही नहीं, वो सही नहीं। एक्चुअली वो अंदर अगर सेटिस्फाइड होता तो ये सब करता ही नहीं। मैंने हमेशा आप लोगों को क्या बोला है, जो इंसान सेटिस्फाइड है, सुखी है, वो किसी और को पेन नहीं देता। जो इंसान अंदर से परेशान रहता, अंदर से दुखी रहता है, वही दूसरों को पेन देता है। पर सबसे मजे वाली बात क्या है पता है? इन लोगों को पता ही नहीं रहता कि वो लोग अंदर से दुखी हैं, और वो कभी मानेंगे भी नहीं अगर आप उन्हें बोलो तो। आप जाके उन्हें बोल सकते हो, लेकिन वो मानेंगे ही नहीं कि सच में उनमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। लकी हो तो मान लेंगे तो सुधर जाएंगे। So when you encounter someone who is arrogant, be aware that you are encountering someone who is frightened and is in pain. And if you begin to look at that behavior of arrogance and judgmentalism in another person, you can begin to have compassion. तो जो आपको ऐसा अकड़ू टाइप दिखे ना, जो इंसान अकड़ू है, रूड है, एक्चुअली वो इंसान अंदर से डरा हुआ है और दर्द में है। तो वो उस चीज को छुपाने के लिए इस वे से बिहेव करता है। द बिगर द जर्क द बिगर द पेन। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए किसी को जर्क बोलना है, जजमेंटलिज्म, लेकिन ये समझने के लिए जर्क मतलब थोड़ा वियर्ड, अजीब, जर्क उन्हीं को बुलाते हैं ना। तो द बिगर द जर्क द बिगर द पेन, मतलब जितना ज्यादा अजीब बिहेव करता है, मतलब उसको सबसे ज्यादा पेन है।
तो वो कंपैशन का पात्र है, करुणा का पात्र है, नफरत का नहीं। तो जो लोग इस तरह से जजमेंटल लोग हमारे आसपास घूमते हैं, एक्चुअली वो अपने अंदर ढेर सारा पेन लेके घूम रहे हैं। समझो इस बात को। मैंने अपने कंपैशन वाले ऑडियो, आप लोग प्लीज कंपैशन वाला ऑडियो सुनो। उसमें मैंने क्या कहा था कि एक कुत्ता जो जिसका पैर तार तार होता है ना, बार्ब्ड वायर, ऐसे कांटे वाले जो तार होते हैं जो हम फेंसिंग में लगाते हैं, उसमें अगर फंसा हुआ हो, वो भौंकेगा आप पे। आप उसको हेल्प करने जाओ तो भी वो भौंकेगा, क्योंकि वो जख्मी कुत्ता है जिसका पैर अटका हुआ है। वो भौंकेगा ही, क्योंकि वो खुद पेन में है, वो दूसरों को पेन देगा। जब तक ना उसका पैर उसमें से निकाल कर उसको मरहम पट्टी कर दिया जाए, वो यही करेगा। सो जो इंसान इस तरह से अकड़ू दिखता है, आपको रूड दिखता है, चिड़चिड़ा दिखता है, वो एक्चुअली पेन में है। वही दूसरों को भी जज करता है, क्योंकि उसको लगता है दिस इज एन ईजियर वे आउट। मेरे अपने अंदर की चीज़ों को देखने से बेटर मैं सामने वाले को जज कर लूँ, दिस इज ईजी। So let me modify the sentence. If you see someone displaying jerk like behavior, then you can immediately think, oh, this person is in a lot of pain. Or when we see someone being macho, judgmental, pushing people around, we need to understand that this person is in a lot of pain and may not be even aware of it. आप ऑफिस में देखोगे कुछ ऑफिस बुलीज होते हैं, स्कूल में देखोगे बुलीज होते हैं, वो जो बुलीज होते हैं वो एक्चुअली बहुत पेन में होते हैं, और वो इस तरह दादागिरी करके अपने पेन को छुपाते हैं। एक्चुअली उन्हें अपने पेन को, हो सकता है उनकी चाइल्डहुड बहुत खतरनाक गई हो सकता है उनको वो प्यार नहीं मिला हो अपने अपने पेरेंट्स से। कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके वजह से वो ऐसे बने हैं। तो उनको और बुरा नहीं बोलना है। उनको बुरा बोलोगे तो वो और ज़्यादा पेन में जाएंगे। उनको प्यार ही देना है, कंपैशन ही देनी है। आई नो इट्स हार्ड। जो काई 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 करते रहे कंटिन्यूसली, उसको प्यार देना मतलब, तो राधा माँ जैसे बनना तो पड़ेगा ही हमें ना, कृष्णा जी जैसे तो बनना तो पड़ेगा ही, करुणा का सागर। उनको हक तो करना ही पड़ेगा, प्यार तो देना ही पड़ेगा। हम नहीं देंगे तो कौन देगा? बाकी लोगों को ये नॉलेज मिल रही है क्या? आप शांति से देखो, क्या बाकी लोगों को वो नॉलेज मिल रही है? हमें मिल रही है। वी आर सो लकी। भगवान हमको ये डीप लेवल ऑफ नॉलेज दे रहे हैं, और ज़्यादा हमारे क्लेंजिंग के लिए। सो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस। The people who judge or criticize every day feel frustration and anger every day. They may not like doing it, but they cannot stop either. They may consider themselves perfectionist or superior. um, कुछ चीज़ें जो जो लोग एवरीडे जज करते हैं, हर मिनट जज करते हैं, आप ऐसे लोगों को देखा होगा, वो एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंगर में रहते हैं। वो सिंपल सिंपल चीज़ों को जज कर, अरे तुझे ड्राइव करना नहीं आता, अरे इसको सिग्नल नहीं देना हुआ, अरे जब उसको पता है उसको राइट टर्न लेना है तो सिग्नल क्यों नहीं दिया, करके चार गाली। जो ड्राइव करते वक्त आप कंटिन्यूसली गाली दे रहे हो, द अमाउंट ऑफ नेगेटिव कर्मा, द अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी आप जनरेट कर रहे हो, आर यू इवन अवेयर ऑफ इट? मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्राइव किया है, हर कंट्री में मैंने ड्राइव किया है, मेरे पास लाइसेंस भी है, सब कुछ है। अब बाहर के कंट्रीज में आप हॉर्न भी नहीं बजा सकते हो, ठीक है, उसको नॉइस पोल्यूशन माना जाता है। इंडिया में तो पता है जाम लगा हुआ है, फिर भी लोग पै 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 हॉर्न बजाते रहेंगे। कितने बार मैंने, मेरे पीछे वाले ने जो हॉर्न बजाया, मैंने उसको पलट के देख के बोला, मैं उड़ के जाऊं क्या? दिखता नहीं है सामने, सब ब्लॉक है, आप हॉर्न बजा के क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ से ऊपर ट्र करके उड़ूं और उड़ के आगे चले जाऊं? इज इट पॉसिबल? तो आप ही उड़ के चले जाइए। फिर मैं अपने आप को शांत कर लेती हूँ कि रहने दे। वो उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसका फियर है, उसको कहीं टाइम पे पहुंचना है और वो नहीं पहुंच पा रहा, तो वो हॉर्न बजा बजा के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। अगेन अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर पेन। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पैर पे एक बार मैं टू व्हीलर से जा रही थी, तो कार में जाओ तो ठीक है, चलो काफी सेफ रहता है, लेकिन टू व्हीलर से मैं जा रही तो मेरे पैर के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया। फिर मैंने कहा भाई साहब अब देख के तो थूकिए। अरे मैडम, उसने ऐसा जताया कि मेरा पैर गलत जगह पे था। उसने थूका वो गलत नहीं है, मेरा पैर गलत जगह पे था, उसके मुंह और मतलब और थूक के लाइन में था एक्चुअली, सो आई एम रॉन्ग।
मैं कहा ओके फाइन, मैंने ब्लेस किया उसको। मैंने कहा भगवान उसको सद्बुद्धि दे, जो थूक मुंह के अंदर है उसे निकाल के फेंकने की क्या जरूरत है। आई मीन सलाइवा इज इम्पोर्टेंट टू डाइजेस्ट योर फूड। वो निगल लो ना, इधर वैक थू उधर वैक थू, हर जगह वैक थू। कोरोना के टाइम पे भी वैक थू, कलरफुल वैक थू, मतलब रेड रेड वाला भी रहता है थूक। बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सो आई जस्ट ब्लेस। ठीक है, मैं अपने पैर को अब से सीमित रखूंगी जो इधर उधर ना रहे। मतलब भले हम स्टॉप पे रहे, मैं एक पैर से टिका कर अपने टू व्हीलर पे हूँ, आई कांट डू दिस। मैं पैर को हवा पे फ्लोट करूंगी या सिकुड़ के रखूंगी, पर आपके आप और थूक के लाइन में नहीं होगा। तो आई अंडरस्टैंड द सिचुएशंस में बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन मेरे साथ एक बार आनंदिता जा रही थी कार में, एंड शी सेड कि मैंने नोटिस किया कि आपने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया ना, आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, आपने कामली पूरे इतने भीड़ भाड़ में इतना चला लिया। मैं होती तो अब तक कितने बार हॉर्न बजा चुकी होती। तो मैंने उसको वही समझाया कि दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, कि आप जब ड्राइव कर रहे हो आप कितने शांत हो। आप बैलेंस और शांति मेंटेन करके ड्राइव करो। हॉर्न बजा के क्या होगा? हॉर्न बजाना मतलब मेरे अंदर कमजोरी है ना, कि मैं इस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रही हूँ। वॉट एवर इट इज, मैं अपने सिचुएशन को डील नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना पावर खो रही हूँ, मैं अपना बैलेंस खो रही हूँ। सामने वाले में इतनी औकात है कि वो मेरे बैलेंस को डगमगा दे। सोचकर देखो आप। सो स्टॉप स्वेरिंग, गाली देना बंद करो ड्राइविंग के वक्त। अबे तुझे चलाना नहीं आता, नहीं। भगवान करे आप में इतनी क्षमता आ जाए कि आप अच्छा प्रॉपर सेफ ड्राइविंग कर पाओ, ये मैं ब्लेस करती हूँ। ठीक है, व्हाट विल यू शिफ्ट? अबे तुझे चलाना नहीं आता से यू विल शिफ्ट कि भगवान आपको आशीर्वाद दे कि आप सही से चला सके गाड़ी। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब जो ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं, आज से ही आप जब भी निकलोगे, आपको मेरी आवाज कान में गूंजेगी आपकी। जैसे अगर आपने के मुंह से गाली निकला, MCBC DC वॉट, तुरंत आपको मेरी आवाज कान के पास निकलेगी कि नो, फट से मोड स्विच करना है, कर्स मोड से किस में आना है, ब्लेसिंग मोड में आना है। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप उसे कर्स करोगे, उसका सोल स्ट्रेंथ और कम होगा, वो और गलत ड्राइव करेगा, वो और न्यूसेंस बनेगा। उससे अच्छा उसे ब्लेस करिए ना। हमें किस चीज से प्रॉब्लम, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसके ड्राइविंग स्किल से प्रॉब्लम है। तो हम ब्लेस करते हैं कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए। सो मैं आपकी जर्नी क्या बना रही हूँ, फ्रॉम बीइंग लेस जजमेंट, मतलब फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली जजमेंटल टू लेस जजमेंटल टू बीइंग जीरो जजमेंटल। जज ही नहीं करेंगे ना हम। ठीक। सो लेट अस प्रोसीड। अपने दिमाग में सारी बातें याद रखो। ये स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, आपको रोज इम्प्लीमेंट करना है ये अपने लाइफ में। हाँ, तो ये सारी चीजें जो जो जज करते हैं, वो उनके दिमाग में सिंपल सिंपल ये चीजें बचती रहती है, वो चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाते हैं, और फिर वो खुद पेन में रहते हैं। अब क्या है, सपोज आपको अपने घर से ऑफिस तक पहुंचना है, 1 घंटे का डिस्टेंस है, वो 1 घंटे में आपने 20 लोगों को गाली दे दी मन ही मन कि अबे इसको तो चलाना नहीं आता, ये किसने लाइसेंस दिया उसको, किसने लाइसेंस दिया, अरे उसने उसको टर्न तक नहीं, गाड़ी चलाता क्यों, घर पे बैठ। ये सब। तो एक बार मैं रेलवे क्रॉसिंग में अटकी थी, एक आदमी एज यूजुअल अपने हैंडल से मेरे हैंडल को धक्का मारे जा रहा था। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा देखिए, थोड़ा मतलब डिस्टेंस रखिए, सेफ डिस्टेंस, 4 हाथ 4 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाला टाइप। तो मैंने कहा, तो उसका ईगो हिट हो गया, मतलब वो बदतमीजी कर रहा था तो उसका ईगो हिट हो गया। वो बोला मैडम इतना ही है तो आप घर पे बैठी है ना, ड्राइव क्यों करती हैं, ये सब तो होता ही रहता है रास्ते पे। मैं कहा देखिए भाई साहब, पहली बात तो मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी या ये पोजीशन ही नहीं दी कि आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप इतना इम्पोर्टेंट पोजीशन मेरे लाइफ में होल्ड नहीं करते हो, तो इस गलत फहमी से आप दूर रहिए। मुझे कहाँ चलानी है गाड़ी, कहाँ बैठना है, वो मैं डिसाइड करूंगी अपने लाइफ में। और रही दूसरी बात,
आप कृपया अपने हैंडल से अगर मुझे नेक्स्ट टाइम टच करेंगे तो शायद मैं भी बहुत कुछ टच कर दूं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको बहुत खराब लग गया, फिर वो थोड़ा सा आगे चला गया। मैं सच में एक लात मार देती। फिर भले मैं फॉरगिवनेस करती, इनर फॉरगिवनेस, लेकिन बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करती हूँ। सो ये चीज़ें क्यों होती है हमारी लाइफ में? दीज आर ट्रिगर पॉइंट्स। मैं आपको क्यों बता रही हूँ अपनी स्टोरी? बिकॉज आई रियलाइज दे आर द ट्रिगर पॉइंट्स। ये आपके स्पिरिचुअल मसल्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। आप चुप भी नहीं रह सकते उस समय, बिकॉज देन यू आर डूइंग ओमिशन। मतलब आप सामने वाले को बदतमीजी करने के लिए एनकरेज कर रहे हो कि लड़की देखी नहीं तो ये सब करना, और फिर लड़की को ही बोलना कि आप घर पे बैठो। तो ये सारे होती है। आई कैन वी शुड नॉट टॉलरेट ऑल दिस। मतलब आवाज उठाना भी जरूरी है, लेकिन अपना संतुलन ना खोकर, मतलब अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए वी नीड टू डू इट। हम अगर गुस्सा हो गए, वहीं गेम एंड। गुस्सा नहीं हो सकते हम शांत, हमें शांत रहना है, बैलेंस रहना है, राइट थिंग करनी है, और फिर डीलिंग कर देना है उस सिचुएशन से। उसको लेकर परेशान नहीं होना है, उसको लेकर ये डिसीजन नहीं लेना जॉब से तो मैं ड्राइव पे जाऊंगी नहीं, सारे लोग बदतमीज है, नहीं। हमें एक्सेप्ट करना होगा ये ट्रिगर पॉइंट्स हमारे आसपास होंगे ही। द वर्ल्ड इज नॉट मेंट टू टिपटो अराउंड अस, ये याद रखो आप। इसका मतलब समझते हो? पूरी दुनिया संभल संभल के हमारे आसपास नहीं घूमेगी। पूरी दुनिया ऐसे राउडी ही घूमेगी हमारे आसपास। तो हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपने ऊपर कंट्रोल बैलेंस रखेंगे कि हाँ जो सही है वो चीज करेंगे भी, बट एट द सेम टाइम वी विल नॉट लूज अवर इनर पीस। आई बात समझ में? दिस इज हाउ वी हैव टू मेंटेन। हो सकता है 10 में से हम 2 ही बार मेंटेन कर पाए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे। ट्रिगर्स आते रहेंगे, उसकी चिंता मत करो। जब तक हम इस चीज को सीख नहीं जाते हैं, यूनिवर्स हमारे पास ट्रिगर्स भेजता रहेगा। तो हमें सीखना है। जैसे हम ये सीख लेंगे, तब कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो गया, फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं घर से ही जॉब करने लगी। ओके, सो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट सीख लेना पड़ता है। तो विल गो फर्दर। तो क्या होता है, ये लोग जो जज करते हैं वो क्या करते हैं? सो बेसिकली दे हैव अ लिटिल बॉक्स इन देयर माइंड and expect the world to fit in that. They are frustrated, and the entire time when the world isn't the way it should be as per their box, they label people all the time. But if someone else's labels them, they go crazy. मतलब उनका एक बॉक्स होता है और वो छोटा सा बॉक्स उनके माइंड में होता है, और उनकी दुनिया उस बॉक्स में होती है। तो कोई भी चीज जो उस बॉक्स में फिट नहीं करती है वो उनको लेबल कर देते हैं कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। और वही अगर उन्हें लेबल किया जाए कि तुम गलत हो, वो पागल हो जाता है, वो उनका ईगो उसे ले नहीं पाता है। तो जजमेंटल लोग जो होते हैं, अगर आप हो जजमेंटल, लेट्स एक्सेप्ट इट, हम सब जजमेंटल हैं। तो हमें लगता है कि दुनिया को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, करेक्ट? अगर हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो हम क्या कह देते हैं? ये गलत है, करेक्ट? लेट्स स्टॉप इट। वो अलग है, गलत नहीं, ठीक है ना? उनके हिसाब से उन्होंने बिहेव किया। जैसे मैंने बोला ना, उस लेडी का टीनेजर बेटे की डेथ हो गई थी, तो वो नहीं कर पाती थी जो नॉर्मल लोग कर पाते हैं। उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, सुबह उठना ही, बेड से नीचे उतरना ही कितना डिफिकल्ट होगा, इतना सोल स्ट्रेंथ मैनेज करके जॉब पे आना। हमारे साथ थोड़ा सा कुछ हो जाता है, हमारी सास या हमारे हस्बैंड हमें कुछ बोल दें, तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म, मतलब अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिनके यहाँ पे बच्चे की डेथ होती है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा टू मूव ऑन विथ लाइफ। और हमें तो सबकी सिचुएशन पता भी नहीं है, कौन क्या 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 हो सकता है। किसी के सर पे बहुत लोन हो सकता है किसी के घर में कोई उसका लव्ड वन बहुत बीमार हो सकता है कि उसका बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, कोई किसी चीज में दुखी, कोई किसी चीज में दुखी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम परफेक्ट जैसे बिहेव करे। क्या यार, क्या बना दिया है हमने इस दुनिया को? आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर इस दुनिया को बनाया है ना। शर्म आनी चाहिए हमें हम पर। क्या बना दिया है हमने?
एज पर अस कोई अच्छा है ही नहीं ना, क्योंकि कोई हमारे उस बॉक्स में फिट ही नहीं कर रहा. कैन वी एटलीस्ट सोल पीस ग्रुप मेंबर्स, कैन वी एटलीस्ट मेक अ चेंज, मेक अ डिफरेंस? क्या हम लोग, ये जो हम 1100 प्लस लोग हैं सोल पीस में, क्या हम लोग ठान लें कि अगर हम लोग भी आज से लविंग, केयरिंग, लेस जजमेंटल, कंपैशनेट, पॉजिटिव हो, तो हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. हमारे आसपास हम जब ये प्यार को बिखरेंगे, और लोग भी हमारे साथ रहकर लविंग, केयरिंग, लेस जजमेंटल और कंपैशनेट बनेंगे. फिर हम सच में इस धरती पे स्वर्ग ला सकेंगे. हमने जो एक एक गलत ट्रेंड जो चला है, उस गलत ट्रेंड को अब हम स्टॉप करेंगे. जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया ऐसी करती है, हम ऐसा नहीं करेंगे. कैन वी डू इट? एटलीस्ट खुद को ठानो. कैन आई डू इट से शुरू करते हैं. आज से मैं ये जजमेंटल वाली बीमारी से दूर हूँ. मुझे नहीं जज करना किसी को. उसने अपने हिसाब से जो पॉसिबल था वो बेस्ट किया, बेस्ट बिहेवियर किया. अगर ठीक है कोई मेरे पीछे हॉर्न मार रहा है जोर से, हो सकता है उसको पैनिक अटैक आ रहा हो सकता है कि उसको फील हो रहा हो कि अगर ये ना आगे बढ़े तो मेरा कुछ लॉस हो जाएगा, मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, ये यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो पूरे दिन मेरा ये काम नहीं होगा. वी विल जज, वी विल ब्लेस देम. क्योंकि एक इंसान पैनिक में ही गड़बड़ करता है. हर एक इंसान जो पैनिक कर रहा है, जो फियर में है, लेट अस ब्लेस देम. हाँ, बदतमीजी कोई करता है तो पहले आप आउट ऑफ फॉरगिवनेस करो, उसके बाद ब्लेस कर दो. मैंने उसके बाद ब्लेस कर दिया था उस आदमी को. थूक वाले आदमी को भी ब्लेस किया, हैंडल वाले आदमी को भी ब्लेस किया. ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं. सबसे मज़ेदार घटना तो थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी. मेरे अभी तो सोल पीस मेंबर्स में मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं. बैचलर्स के टाइम पे मेरे पास तब लूना होती थी, तो नागपुर में. तो एक दिन मैं अपने मेरे मतलब एक और फ्रेंड अपने स्कूटी में थी. मैं लूना पे थी और एक फ्रेंड मेरी साइकिल पे थी. हम लोग कॉलेज आ रहे थे, और बस मतलब ऑपोजिट साइड में कॉलेज, और यहाँ से मुझे बस रोड क्रॉस करना था. तो मैंने पलट के देखा, पीछे से कोई नहीं आ रहा है, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू बेंड, मतलब टर्न लेने ही वाली थी कि मेरे पैर पे जोर से कुछ तो लगा, राइट वाले पैर पे. मैंने नीचे देखा, मुझे कुछ दिखा नहीं. और मैं कार्टून इंसान, मैं सोचा होगा कुछ. मैं जैसे कॉलेज के गेट में घुसी, सब मुझे देख के हा 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 करके हंस रहे. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स जो पहुंच गए थे वो भी हंसने लगे, और मुझे समझा ही नहीं वो मुझे देख के क्यों हंस रहे, ऐसे हाथ दिखा दिखा के हा 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 करके हंस रहे. फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने रुकाया, बोला तू पलट के देख तो तेरे पीछे कौन है. मैंने पलट के देखा, एक लड़का घबराया हुआ मेरे बैक सीट पे बैठा है और कोशिश कर रहा है कि कहीं वो मुझ पे गिरे ना. मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ कैसे पहुंच गए, मतलब मेरे पीछे की सीट पे आप कैसे पहुंच गए. तो फिर वो जिन्होंने देखा बोला, अरे वो साइकिल से आ रहा था, उसने तुझे देखा नहीं, वो टकराया तेरे से जोर से, और वो ऐसे जंप करके मतलब ऊपर उठकर हवा में वो मेरे पीछे लैंड अप हुआ. और मैंने से मुझे देखा मेरे पैर पे कुछ लगा, एक्चुअली उसका साइकिल लगा था, वो फिर गिर, उसकी साइकिल कहीं और नाले में गिर गई थी, वो तो मुझे दिखा ही नहीं. और वो जो मेरे पीछे बैठ गया, वो भी नहीं पता चला. और मैं उसको लेकर ही डबल सीट लेकर ही मैं कॉलेज में एंटर कर गई थी. तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं मुझे अपनी चीज़ों पे भी हंसी आई. तो मैंने कहा भाई साहब आप उतर जाइए जाइए, अब तक आपको कहीं लगी तो नहीं. तो फिर वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं था, उसके उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो इतना घबरा गया था. हाँ, और हम लोग बहुत हंसे थे. इट वॉज अ वेरी फनी इंसिडेंट. तो अब उसको क्या करूँ मैं, उस समय मुझे नहीं आता था ब्लेस फ्लेस करना, मुझे नहीं पता था ये सब. ना ही मैं इतनी स्पिरिचुअल थी, मुझे सिर्फ भक्ति आती थी करनी. पर अब जब मैं वो उसको कहती हूँ, अब इसमें किसको क्या क्या गाली दे. अभी कोई और लड़की होती तो उतर उतर के कॉलर पकड़ के दो झापड़ मारती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आके बैठने की. लेकिन मैं उस सिचुएशन में थी नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही हंसी आ रही थी इस इवेंट पे. सो अगेन, हर एक इवेंट पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हर एक इंसान के सोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है.
उस समय मैं सच में उतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन अभी अगर ऐसा कुछ हो, तो फिर मैं यही करूँगी कि आई विल ब्लेस दैट पर्सन कि नेक्स्ट टाइम से उसकी आँखें खुल के वो देखे कि सामने एक गाड़ी खड़ी है, उस पे टकराना नहीं है, उसके बैक सीट पे से उड़ के आके बैठना नहीं है। सो आई कैन ओनली ब्लेस दैट पर्सन विद दिस। सो हम लोग अपने रास्ते में कितना कार्टून शो होता है, इस ये दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हम अपने स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ाएँ। सो आज से आप जभी भी बाहर जाओगे रास्ते पे, आप सोचो कि आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है और आपको अब परफॉर्म करना है। राइट, सो वी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लोग कंटिन्यूअसली जज करते हैं, इससे क्या होता है, दे कैन मैनिफेस्ट फिजिकली अ क्रॉनिक स्टमक प्रॉब्लम, जॉ पेन और सम अदर पेन इन द बॉडी। तो ये जो सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जजिंग समवन इज पेनफुल, मतलब आप जब ऐसे वाला ऐसे टाइट वो करके करते हो ना, तब एक्चुअली आपके पेट में या कहीं शोल्डर में या जॉ में आप पेन, फिजिकल पेन फील करोगे। अगर आप उस समय अवेयर होते हो, जो लोग कंटिन्यूसली ऐसे जज करते हैं, जो लोग कंटिन्यूसली ऐसे पेन में रहते हैं, आप देखो कि आपका फिजिकल पेन भी होता होगा उस समय पे। यू हैव टू बी केयरफुल, अभी अवेयर रहो, क्योंकि उस समय जो हम वो स्ट्रेस लेते हैं, किसी को जज करना, गुस्सा करने में हमारा बॉडी एक स्ट्रेस से गुजरता है, दैट मैनिफेस्ट इनटू फिजिकल पेन। ठीक है, सो हमको वो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि, और कंटिन्यूसली अगर आप ये करते रहो, आपको रोग हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। तो कि कोई है जिनको क्रॉनिक पेन में है, कुछ है, आप लोग जजमेंटल टेंडेंसी हटाइए। As per law of karma, when we judge, we create negative karma. This means when we say about another person that she is not worthy or he is not smart, what we are really doing is creating painful consequences for ourselves. ये मैंने समझाया कि अगर मैं किसी को भी जज कर रही हूँ, मतलब मैं कार्मिकली अपने लिए एक मैंने सुंदर सा पेनफुल कॉन्सिक्वेंस बना दिया, मतलब मेरा भाग्य मैंने दर्द से भर दिया। मुझे भी जज किया जाएगा, मुझे भी पेन होगा, मैंने उसे पेन दिया ना। लॉ ऑफ कर्मा स्टेट्स दैट व्हेन वी रिसीव फ्रॉम व्हाट वी रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड इज व्हाट वी गिव टू द वर्ल्ड। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, हम जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास आता है, एंड दैट डज नॉट फेल। और ये फेल नहीं होती है चीज, दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी नो मैटर हु यू आर और व्हाट योर स्टेटस इन लाइफ इज। मतलब आप अंबानी, बिरला, टाटा कुछ भी हो, कर्मा आप पे भी एक्ट करेगा, लॉ ऑफ कर्मा, आप बचोगे नहीं। ठीक, सो जजमेंट करना इज रॉन्ग। सो हाउ टू गेट rid of this judgmental tendency? When you judge another person, you are seeing reflected onto another person the very way you are relating to yourself. In other words, if you have impossibly high standards for other people to meet, understand that you are applying those same impossibly high standards to yourself too. ये कितना important sentence है। मतलब जब हम किसी को जज करते हैं कि अरे वो तो उसने टाइम पे आया नहीं, वो टाइम पे कोई काम नहीं करता, वो हमेशा लेट, लतीफ जज किया, मतलब हमने एक हाई स्टैंडर्ड उसके लिए तो सेट किया ही है, खुद के लिए भी हमने सेट किया होगा। मतलब हो सकता है किसी दिन हमें भी थकावट हो रही हो, लेकिन हमने सेट कर दिया स्टैंडर्ड खुद के लिए, नहीं सुबह उठना है तो ये करना ही है, तो वो करना है, फिर वो कितना ही पेनफुल हो, मतलब हमने अपने आप को वो रिलैक्सेशन ही नहीं दिया। तो ये अपने अंदर झांक कर देखो, जब हम दूसरों के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं यूजुअली, और फिर उनको जज करते हैं हम, तो एक्चुअली हमने खुद के लिए भी हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, हम खुद को भी नहीं बख्शते। इट इज सो पेनफुल। In a moment of judging someone else, you are in a moment of feeling powerless. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को जज कर रहे हैं मतलब हम अपने अंदर फील कर रहे हैं वी आर पावरलेस, एंड दैट इज द कोर पेनफुल एक्सपीरियंस, द फीलिंग ऑफ बीइंग विदाउट पावर। हम उस वो पेन में रहते हैं कि हमें लगता है हम हमारे अंदर पावर नहीं है, तभी तो सामने वाले को जज करके हम पावरफुल फील करते हैं, देखा वो बुरा है, वो गलत है, मतलब आई एम पावरफुल। To ease off this painful feeling, they judge, they lash out, which is a way to keep them from feeling how painful the experience of powerlessness is. Lash out मतलब गुस्सा सामने वाले पे जताना, चिड़ चिड़ करना, चिल्ला देना। लैश आउट मतलब चिल्ला देना।
तो जब हम इसे चिल्ला देते हैं, वो कर देते हैं, हम अपने आप को फील करते हैं कि ये वी आर इन कंट्रोल, हम पावरफुल हैं। But as you reach out in your judgment or in your actions to change other people, it is to try to make yourself feel powerful or at least adequate to be on earth yourself. मतलब ये हम पावरफुल फील करने के लिए करते हैं जब हम जज करते हैं, क्योंकि हम अंदर अंदर पावरलेस फील करते रहते हैं तो खुद को, प्लस ये भी कि हाँ हम इस धरती पे रहने लायक भी हैं। कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अंदर से उन्हें फील होता है कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ, तो उसे चिड़चिड़ करके गुस्सा सामने वाले पे थोप कर वो पावरफुल फील करके उन्हें लगता है कि ओके इस ये करके शायद मैं आगे अपनी ज़िंदगी जी लूँ। ट्राई टू रिमेंबर द फीलिंग व्हेन यू आर बीइंग जज्ड। ट्राई टू रिमेंबर दैट पेन। कभी तो आपको भी किसी ने जज किया, उस मोमेंट पे चलते हैं जहाँ पे आपको किसी ने जज किया, वो दर्द को याद करो, कैसा लगता है। सो इफ़ यू कैन रिमेंबर व्हेन यू आर जजिंग अदर्स, दैट इज़ द एक्सपीरियंस यू आर जनरेटिंग इन अदर्स। मतलब आपने वो जो दर्द फील किया जब आपको किसी ने जज किया, आप सामने वाले में भी वही पेन जनरेट कर रहे हो। अगर ये अवेयरनेस आप में आ जाती है, यू विल स्टॉप जजिंग। किस तरह रोकना है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि हम जजमेंटल है। अब किस तरह इस टेंडेंसी को रोकनी है, उस पेन को याद करो जब आपको किसी ने जज किया था, दर्द हुआ, दुखा। अब आप वही किसी और में जनरेट कर रहे हो। इट्स नॉट गुड ना। रोक दो अपने आप को, तुरंत रोक देना। If you can remember in a moment of being judged by others how you feel when you are judging, that also will begin to loosen you up, limber you up. Because if you have standards that you hold everyone else to, you are judging yourself in the same ruthless way. And that's a painful way to live. तो हम एक्चुअली अंदर अंदर खुद को भी जज करते रहते हैं। अरे मेरी नाक उतनी अच्छी नहीं है, अरे मेरा कमर थोड़ा सा मोटा है, अरे मेरा पेट थोड़ा बाहर निकला है। हम खुद को भी जज करते हैं। दूसरों को तो कर ही रहे हैं क्योंकि हमने दूसरों के लिए भी हाई स्टैंडर्ड सेट किया, क्योंकि हमने अपने लिए भी हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल वे टू लिव। ये क्या अच्छा अच्छे तरीके से जीना है, तो काफ़ी दर्द भरा टाइप है ना जीने का। इफ़ वी आर हार्श विथ अदर्स, वी आर हार्श विथ अस टू। इफ़ यू डू नॉट अलाउ अदर्स टू बी हु दे आर, यू आर नॉट अलाउइंग योर सेल्फ टू बी हु यू आर। तुम खुद ही नहीं जी पा रहे हो खुल के। क्यों? तुम दूसरों को अगर अगर मतलब ये खुद में रिफ्लेक्ट करो। हाँ, जब हम दूसरों को उनके हिसाब से जीने नहीं देते, मतलब हम खुद को भी अपने हिसाब से जीने नहीं देते हैं। मैंने एक बार एक बंगाली मूवी देखी थी। उसमें एक लेडी होती थी, जिसने कभी शादी नहीं की, या पता नहीं कुछ हस्बैंड की डेथ हो गई, वॉट एवर इट इज। वो कभी भी खुश नहीं रहती थी और कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करती रहती थी जो भी उसके घर में आता था उसको। देखिए, सब लोग उससे प्यार करते थे तो कोई कुछ माइंड नहीं करता था। बट फाइनली हीरो ने आइडेंटिफाई किया और फाइनली उसने उसको उसके पेन से निकाला। तो जैसे कि कोई दुर्गा पूजा का कुछ होता था, बंगालीज में तो होते हैं, दुर्गा पूजा में डांस वांस कोई करता था, वो बहुत गुस्सा करती थी और वो कहती थी तुम लोग अपने पूरे फैमिली का नाम डुबो रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमको मान सम्मान कुछ भी याद नहीं है एंड ऑल दैट। जब उसके पेन को फाइंड आउट किया गया, तब पता चला कि उसको नाचने का बचपन में बहुत शौक होता था, उसको प्राइज भी मिलता था, पर उसके पापा ने उसके घुंघरू फेंक दिए थे, बोलकर कि तुम ये सब हमारे फैमिली में नहीं चलता। तो उसका जो सपना था वो क्रश हो गया था। तब से वो ऐसी बन गई थी। ठीक है, वो जो पेन में थी ना, वो दूसरों को पेन देती थी, इसलिए वही टाइप के हाई स्टैंडर्ड्स के। ठीक है, मैंने अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस किया, मैंने अपना अपना पैशन, अपना ड्रीम छोड़ दिया डांस करने का, तो सबको अब ये हाई स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। कोई यहाँ पे डांस नहीं करेगा, कोई यहाँ पे इस तरह खुश नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी खुशी छोड़ी। तो मैक्सिमम फैमिलीज में ये होता है। अब से आप आइडेंटिफाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। उनका दबा हुआ दर्द होता है जो वो आपके ऊपर थोप कर कोशिश करते हैं अपने पेन से निकलने की, क्योंकि उन्होंने अपने लिए वो हाई स्टैंडर्ड्स बना के रखा है। Judging does not bring you joy, it brings you pain and it blocks you from giving the gifts you were born to give. ये कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जज करने से आपको खुशी तो नहीं मिलती है,
हाँ, आपको पेन ही मिलता है। और आप इस दुनिया में आपने जन्म क्यों लिया? टू गिव गिफ्ट्स, मतलब प्यार बाँटना, खुशी बाँटना, वो आप नहीं कर पाते हो फिर। जब आप किसी को जज कर रहे हो, आप खुशी नहीं बाँट रहे हो, आप खुद भी पेन में हो और सामने वाले को भी पेन दे रहे हो। So think deeply and identify your trigger. It may be like your roommate did not pay the electricity bill on time or someone not driving properly. अपने triggers को identify करो पहले कि किस चीज़ से आपका judgmental tendency activate हो जाता है। अपने लाइफ का वो ट्रिगर को समझो. You will realize that these events are triggers for a recurring psychological emotional dynamic in yourself. तो ऐसा कुछ ट्रिगर आपको ये वाला, मतलब आपको वो किक स्टार्ट कर देता है, आपका जजमेंटल टेंडेंसी को ऊपर लाता है. ठीक है. That psychological emotional dynamic and energetic dynamic in yourself is one of feeling powerless. And when you encounter one trigger after the other, you can try to change that trigger and change this trigger, but until you find in yourself the root of this painful experience, it will continue to reoccur in your life. तो आप ट्रिगर चेंज कर सकते रहते हो, कोशिश कर सकते हो. मेरे रूममेट इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे नहीं करता, इसको ड्राइव करना नहीं आता, उसको काम करना नहीं आता, उसने पता नहीं कैसा रिपोर्ट बनाया है, बैठे बैठे मुझे करेक्ट करना पड़ रहा है. ये कर कर के आप सामने वाले को सुधारने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब तक आप ये रूट अपने अंदर नहीं देखते हो, ये पेनफुल एक्सपीरियंस का रूट आपके अंदर है, ये ऐसे लोगों को के साथ आप भिड़ते रहोगे, मतलब ये ट्रिगर्स आपके लाइफ में आती रहेगी. नाउ दिस इज गुड न्यूज बिकॉज दिस इज वाई यू वर बॉर्न. हमने जन्म क्यों लिया? To find the root of reoccurring painful experiences in your life and heal them at their roots. जन्म भी हमने इसीलिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हमने जन्म क्यों लिया कि ये रीअकरिंग पेनफुल एक्सपीरियंसेस का रूट हम आइडेंटिफाई करें और खुद को हील करें. अब समझा है आपको? हमने जन्म लाला लाला करने के लिए लिया है, सोसाइटी के हिसाब से शादी करने के लिए लिया है, सोसाइटी के हिसाब से उठना बैठना खाना पीने के लिए लिया है, कहीं बोला है कृष्णा जी ने ऐसा करने को, कहीं लिखा है, हमने उसके हिसाब से मुस्कुराना, उसके हिसाब से रोना, इसके लिए जन्म लिया है? नहीं. हमने जन्म लिया है कि हमारे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके रूट्स को आइडेंटिफाई करें, जड़ को आइडेंटिफाई करें और उन्हें ठीक करें. तभी हम कृष्णा जी तक पहुंच पाएंगे, गोलक वृंदावन पहुंच पाएंगे. अदरवाइज हम यहीं, जब तक अपने लेसन्स नहीं लर्न करते, जब तक हम कंप्लीटली हील नहीं होते, हम नहीं पहुंच पाएंगे उन तक. एंड यू कैन नॉट डू दैट बाय अटेम्प्टिंग टू चेंज अनदर पर्सन. सामने वाले को बदल कर वो नहीं होगा. आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप सामने वाला आपको सिक्योर नहीं कर सकता. मेरा इनसिक्योरिटी वाला ऑडियो सुनो. इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, तो आप ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो आपका इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करेगा. तो खुद के अंदर चेंज करना है, खुद को इतना प्यार देना है कि किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, प्यार दे सकती हूँ. मेरे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, मेरे पास भी 24 घंटा है, उसके पास भी. अगर वो जी सकता है तो मैं भी जी सकती हूँ. खुद को मोटिवेट करो. So you have to look inside and be aware of your feelings, else you will experience a lot of physical pains too, like pain in the back and shoulder. जिनको कमर का दर्द, पीठ का दर्द, शोल्डर का दर्द है, आप लोग आइडेंटिफाई करो. आप लोग के थॉट्स गलत हैं, शायद जजमेंटल थॉट्स हैं, शायद फियर है, शायद इनसिक्योरिटी है, ये सारा शायद जेलसी है. ये सारे के वजह से ही पेन होता है शरीर में मैक्सिमम टाइम पे. Self responsibility is what we are talking about, and that is the heart of a spiritual path. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी खुद लो. कोई सुपरमैन आके नहीं बचाने वाला हमें. ठीक, हमें अपने आप को खुद ही ठीक करना है, खुद ही हील करना है, खुद ही सुधरना है. सो स्टॉप वॉट यू आर हैबिचुअली डूइंग, लाइक लैशिंग आउट और जजिंग इन रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर. मैंने एक बीजी में बोला था, फिजिकली मुंह से बोलो स्टॉप, नो. अगर आपको एक चीज, जैसे कुछ होता ना पैटर्न में, लूप में हम एक थॉट सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग रिकॉर्ड प्लेयर जैसे एक ही थॉट बजाते रहता है. सो जोर से बोलो नो करके चिल्लाओ. जितने बार वो थॉट आए बोलो नो, नो, स्टॉप, नो. ये आप करते रहोगे ना, वो थॉट आना बंद हो जाएगा, वो टेंडेंसी रुक जाएगी.
जैसे ही आपको लगे कि मैं उसको जज करूँ, बोलो स्टॉप, नो, आप ये बार-बार करो, बार-बार करो, बार-बार करो। आपका ये जो बुरी आदत है वो स्टॉप हो जाएगी। So let us accept more and heal ourselves so that we do not hurt others. The spiritual practices recommended in this group will help you heal faster. So let us stop being a pain for ourselves and others too. हरी बोल। तो मैंने ये फोटो भी लगाई थी इसमें, आप लोग ये पोस्ट में जाके देख लेना। तो देखो 1.4 के लोगों के पास ये पोस्ट पहुंचा, 1,500 लोगों के पास, लेकिन सिर्फ 48 लोगों ने इसको लाइक किया और 35 ने कमेंट। आप अगर सोचो, आपको लगता है ये वर्थवाइल पोस्ट है, तो आपकी ज़िंदगी ये चेंज करती है, तो एज अ मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड आप एटलीस्ट उसको लाइक करके शेयर करो और कमेंट करो। इससे आपका कर्मा बनेगा, मेरा कोई फायदा नहीं। देखो मैं अपना काम करती रहूंगी, मैं अपना काम करती रहूंगी, क्योंकि इसलिए मैंने जन्म लिया है। मैंने लाला लाला करने के लिए जन्म नहीं लिया। आई एम वेरी वेरी फोकस्ड। लेकिन आप लोगों को, और ये पोस्ट क्या मेरा है, ये कृष्णा जी ने दिया, मेरी औकात नहीं है। मैं एक सर्वेंट हूँ, मैं एक चैनल हूँ। ये कृष्णा जी ने पोस्ट दिया, ये नॉलेज कृष्णा जी ने दी, मैंने तो सिर्फ इसको रिप्रोड्यूस किया। कृष्णा जी पहले मेरे दिमाग में ये डालते हैं, ठीक, वही देते हैं मुझे, फिर मैं उसको आपके सामने लाती हूँ। सो अगर आप इसको ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखा सकते हो, तो आपका नेक्स्ट कोई नॉलेज मिलने के लिए कर्मा नहीं बनता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हमें वी शुड ऑलवेज एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। एनीवे द कमेंट्स वेर वेरी गुड। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही लोगों को समझ में आया है। सो ये भी मैंने एक लगाया था इसी में कि एवरी टाइम यू जज समवन यू रिवील अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ दैट नीड्स हीलिंग। तो जो अभी मैंने सारा कुछ समझाया उसी के बेसिस पे था, राइट। सो ये था जजमेंटल टेंडेंसी के बारे में। नाउ वी कम टू आवर लास्ट टेक्स्ट। आज सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, आई अपोलोजाइज, बट आई हैव टू फिनिश दिस टुडे। जजमेंटल वाले टॉपिक को मैंने स्किप इसलिए नहीं किया, इवन दो आई रोट अ पोस्ट, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि मेरे ऑडियो से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और वो सोल में ज़्यादा इम्प्रिंट होता है। फिर वो रहेगा भी ना हमारे पास लेटर ऑन, जब भी कोई ये बीजी सेशन सुनेगा, हो सकता है वो सोल पीस ग्रुप का मेंबर नहीं है, पर उसने वो सेशन सुना, तो उसके अंदर ये एक रियलाइजेशन तो आएगी। और जितने लोगों को हम ये टच कर सकें, अगर एक इंसान को भी हम 1% सुधार पाते हैं, हम उतनी नेगेटिव एनर्जी रोक रहे हैं अर्थ में स्प्रेड करने के लिए। सो इट इज़ द बेस्ट गुड कर्मा जो हम कर सकते हैं। फाइन, सो लेट अस कम टू दिस टेक्स्ट नंबर 55। एक ही है टेक्स्ट, देखो इतना ही बड़ा है, सो आप डरो मत, मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूँगी। विल फिनिश दिस और फिर हम सेशन ख़त्म करेंगे। ओके, हम यूनिवर्सल फॉर्म में है। My dear Arjuna, one who is engaged in my pure devotional service, free from the contaminations of previous activities and from mental speculation, who is friendly to every living entity, certainly comes to me. तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, कौन कृष्णा के पास जा सकता है? अर्जुन को कह रहे हैं जो मेरे प्योर डिवोशनल सर्विस में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, हमेशा उसी में बिजी रहता है, मेरी मेरी भक्ति में, फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशंस ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज, जो उसने पुराने जो पाप किए उससे मुक्त, एंड फ्रॉम मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब ऐसा थॉट वैसा थॉट, शायद ऐसा होगा, कुछ नहीं, सब में जाता ही नहीं है। हु इज फ्रेंडली टू एवरी लिविंग एंटिटी, सबसे वो भाईचारा रखता है, और जो जज करता है वो भाईचारा नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये जो एक सेंटेंस मैंने क्या बोला, भगवत गीता है जैसे एक इंडेक्स है, एक एक वर्ड के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो, एक एक सेंटेंस के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो। सो हु इज फ्रेंडली टू लिविंग एंटिटी, अब फ्रेंडली टू लिविंग एंटिटी मतलब लेस जजमेंटल, मोर कंपैशनेट, मोर केयरिंग, मोर फॉरगिविंग। आया? तो अब तक मैंने आपको जितना सब कुछ समझाया है अपने नेगेटिव लोअर इमोशंस को निकालना, वो सब कुछ सिर्फ एक सेंटेंस में आ गया, हु इज फ्रेंडली टू एवरी लिविंग एंटिटी। आप फ्रेंडली टू एवरी लिविंग एंटिटी तभी हो सकते हो जब आप उन्हें जज ना करो, जब आप माफ ज्यादा करो, जब आपके दिल में करुणा ज्यादा हो, प्रेम ज्यादा हो।
certainly comes to me. तो आपको लगता है आप भगवान को 56 भोग खिलाकर ही पहुँच सकते हो गोलक? आपको लगता है कि आप जो अपने बारे में सोचते हो कि मैं बहुत महान हूँ क्योंकि मैं दिन भर पूजा करता हूँ, आप भगवान तक पहुँच सकते हो? कृष्णा जी ने यहाँ पे खुद ही लिखा है। कृष्णा जी सब फिर सिर्फ वही लिखते हैं ना, कृष्णा जी ने लिखा हाँ डिवोशनल सर्विस है, ठीक है, भक्ति है, लेकिन फ्री फ्रॉम कंटामिनेशंस भी होना है। कंटामिनेशंस मतलब आपके अंदर जो कचरा है, जो नेगेटिव लोअर इमोशन है, वो भी हटाना है। वो आप सोल पीस के जो पोस्ट पढ़ते हो, मेरे भगवत गीता सेशन करते हो, एसबीसी में पार्टिसिपेट करके प्रैक्टिसेस करते हो, वो यही तो करता है, आपके कंटामिनेशंस हटाता है। मेंटल स्पेकुलेशन, गलत थॉट्स को रोक देता है। एंड फ्रेंडली, आपको फ्रेंडली बना रहा है। अब आपको समझ रहा है कि आप एसबीसी प्रैक्टिसेस करके सोल पीस कर कर मैं आपको कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? So anyone who wants to approach the supreme of all the personalities of Godhead on the Krishna Lok planet in the spiritual sky and be intimately connected with the supreme personality Krishna must take this formula as stated by the supreme himself. ये फॉर्मूला है। यूनिवर्सल फॉर्म के बाद कृष्णा जी ने इस वर्स में एक फॉर्मूला बना दिया कि मेरे पास आना है तो ये करो। Therefore, this verse is considered to be the essence of Bhagavad Gita. सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट वर्स है। ये है एसेंस ऑफ भगवद गीता। The Bhagavad Gita is a book directed to the conditioned souls who are engaged in the material world with the purpose of lording it over nature and who do not know of the real spiritual life. The Bhagavad Gita is meant to show how one can understand the spiritual existence and this eternal relationship with the Supreme Personality Godhead, Supreme Personality, and to teach one how to go back home, back to Godhead. Now, here in this verse, in the verse which clearly explains the process by which one can attain success in this spiritual activity, devotional service. तो भगवत गीता क्या है? वो आपको सिखाता है आप अपने मम्मी पापा के पास वापस कैसे जा सकते हो। ये फॉर्मूला दिया। कंडीशन सोल्स है ना, हम हमारे ऊपर कचड़ा है इसलिए हम कंडीशन हैं। वो कंडीशनिंग को हटाते हैं किस तरह से, किस तरह हटाना है। मैं लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर नहीं करना है। मेरा 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 मैं मेरा 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 घर, मेरे बच्चे, मेरी जॉब नहीं करनी है। ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये कृष्णा प्रसादम है, भगवान ने दिया, उस तरह भगवान ले भी सकते हैं। The Bhagavad Gita is meant to show how one can understand his spiritual existence and his eternal relationship with the Supreme Personality. हमारा क्या relationship है कृष्णा के साथ, वो भगवद गीता हमें समझाता है। Now here in the verse which clearly explains the process by which one can attain success in his spiritual activity, the devotional service. Devotional service कैसे करना है वो भी समझाता है भगवद गीता। As far as work is concerned, one should transfer his energy entirely into Krishna conscious activities. No work should be done by any man except in relationship to Krishna. This is called Krishna karma. आप कोई भी काम करो उसको आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी बना दो, तो उससे क्या होगा कि आपका हाँ, मतलब वो कृष्णा कर्मा बन जाएगा वो काम। आप समझ रहे हो? कैसे करना है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप जॉब पे जा रहे हो। अब आप ये बोलो कि आपको भगवान ने इस लायक समझा कि एक चैनल बनाया कि ये काम करना है आपको, तो आप उसको एज अ कृष्णा प्रसादम समझो और उस काम को बेस्ट एबिलिटी से करो। फिर आप ये सब में मत पड़ो कि मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है, मेरा कलीग को ज़्यादा प्यार कर रहा है। नहीं, कृष्णा जी देख रहे हैं, कृष्णा जी ही आपको प्रमोशन देंगे, कृष्णा जी ही आपका सब कुछ एफर्ट्स देखते हैं। तो शिद्दत से करो, फुल सिंसियरिटी से। One may be engaged in various activities, but one should not be attached to the result of his work. But the result should be done for him. यही मेन है, डिटैचमेंट से काम करो। ये कृष्णा जी का काम है। आप आज एमडी हो गए, आप आज सीईओ हो गए, वट एवर यू आर, अगर आपने सोच लिया कि देखा मैंने कितना हार्ड वर्क करके इस पोजीशन को अचीव किया, गए काम से आप हो गए, आप अटैच्ड हो गए। नहीं, कृष्णा जी ने इस सर्वेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी कि और ज़्यादा काम कर पाए, इसीलिए आज मैं सीईओ हूँ।
मैं तो सर्वेंट ही हूँ उनका, पर वो चाहते हैं ये सर्वेंट अब हेड सर्वेंट बने और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए उनके लिए, इसीलिए उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। ये इस तरह से आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है, सब कुछ उनके लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल, वन में बी एंगेज इन बिजनेस, बट टू ट्रांसफॉर्म दैट एक्टिविटी इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस वन हैज टू डू बिजनेस फॉर कृष्णा। आप बिजनेस भी कर रहे हो तो भी आपको बिजनेस फॉर कृष्णा करना है। इफ कृष्णा इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस देन कृष्णा शुड एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो अगर कृष्णा ही ओनर है बिजनेस का तो उसका प्रॉफिट भी कृष्णा को ही मिलना चाहिए। If a businessman is in possession of thousands and thousands of dollars and if he has to offer all this to Krishna, he can do it. This is work for Krishna. Instead of constructing a big building for his sense gratification, he can construct a nice temple for Krishna and he can install a deity of Krishna and arrange for the deity's service as is outlined in the authorized books of devotional service. This is all Krishna karma. अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो तो आप एक कृष्णा का टेम्पल बनाओ, ठीक है? कृष्णा का टेम्पल बना के वहाँ पे सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी दो। इससे आप इतना से जो प्रॉफिट आपका हो रहा है वो आप कृष्णा के काम में लगा रहे हो। One should not be attached to the result of his work, but the result should be offered to Krishna. One should also accept as prasadam food the remnants of offering to Krishna. If, however, one is not able to construct a temple for Krishna, one can engage himself in cleansing the temple of Krishna. This is also called Krishna karma. अगर देखो, ये तो प्रभुपाद जी ने उस समय लिखा है कि किस तरह से आप कृष्णा वो कर सकते हो। अभी आपके लिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कृष्णा मंदिर बनाए। और आई विल सजेस्ट, सिर्फ कृष्णा मंदिर बनाकर क्या होगा? आप जब तक ये नॉलेज को किसी के लाइफ में नहीं ला पा रहे हो, डज नॉट हेल्प। हाँ, आप अपने घर में ही लोगों को बुलाओ, ये भगवत गीता सेशन चलाओ, उनको सोल पीस ग्रुप में ऐड कराओ और उनको बोलो अब अपनी जिंदगी बदलो। वो ज्यादा कृष्णा का काम होगा रादर देन आप एक टेम्पल बना दोगे, वहां पे रोज प्रसाद मिलेगा, लोग आके घंटी बजाएंगे, प्रणाम करके चले जाएंगे। हाउ विल इट चेंज देयर लाइफ? आपको जिंदगी बदलनी है ना, तो लोगों के थॉट्स बदलने होंगे। थॉट्स बदलने होंगे तो ये ज्ञान देना होगा। तो ज्ञान देने के लिए आप इस तरह से करो। हमारे ग्रुप में एक मेंबर है, नीना जी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अनाथ आश्रम में जाकर कुछ बच्चों से हरे कृष्णा चैंटिंग करवाई, विच इज़ वेरी गुड। स्लोली स्लोली मैं उनको और गाइड करूँगी कि किस तरह से भगवत गीता सेशंस भी उन्हें उन बच्चों को सुनाया जा पाए, मतलब मेरे ऑडियोज। तो अगर वो अपना फ़ोन लेकर और एक स्पीकर लेकर वहाँ जाए और एक भगवत गीता सेशन चलाए मेरा, और फिर उनको वो एक्सप्लेन करे उन बच्चों को, तो तब जाकर उनको उनमें और ज़्यादा परिवर्तन आएगा। बट इट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा किया नैना जी ने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और एकदम छोटे छोटे बच्चे बेचारे गरीब, और सब मिलकर हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो भी भेजा था, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि थॉट लेवल पे चेंज लाना होगा, तभी उस इंसान का आप जन्म जन्म उद्धार कर दोगे। नाम बुलवाना तो बहुत महान काम है ही, इसके साथ एक तड़का कि अब थॉट भी चेंज करते हैं। सो जो लोग भी ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं, मेरे भगवत गीता सेशंस क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और फिर एक मेरे साथ कनेक्शन हो जाता है तो मेरे तरफ से एक प्रोटेक्शन भी मिलना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग। बाकी भगवत गीता सेशंस बहुत अच्छे हैं, पर वो बड़े ही नहीं समझ पाते हैं तो बच्चे क्या समझेंगे? सो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में अगर आप समझाओ तो एक बच्चे का बचपन से ही लाइफ मोल्ड होने लगेगा इन द राइट डायरेक्शन। यू कैन डू दिस। ओके, वन कैन कल्टिवेट अ गार्डन। Anyone who has land in India, at least any poor man has certain amount of land, can utilize that for Krishna by growing flowers to offer him. ये अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं आप किस तरह कृष्णा कर्मा कर सकते हो, कि आप पेड़ लगा के फूल लगाओ, फूल को कृष्णा के मंदिरों में जाके ऑफर करो। And he can sow tulsi plants because tulsi leaves are very important and Krishna has recommended this in Bhagavad Gita. Krishna desires that one offer him
either a leaf or flower or a little water, and he is satisfied. This leaf especially refers to the tulsi, so one can sow tulsi leaves and pour water on the plant. Thus even the poorest man can engage in service for Krishna. मतलब कह रहे कि अगर आप बहुत गरीब हो, आप बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप एक तुलसी का पौधा अपने पास लगाकर, 10 रुपए में तुलसी का पौधा मिलता है, वो लगाकर आप उसकी सेवा करो, वो भी कृष्णा कर्मा है. The word mat paramaha refers to one who considers the association of Krishna in his supreme abode to be the highest perfection of life. Such a person does not wish to be elevated to the higher planets such as the moon or sun or heavenly planets or even the highest planet of this universe, Brahmalok. He has no attraction for that. He is only attracted to being transferred to the spiritual sky. And even in the spiritual sky, he is not satisfied with merging into the glowing Brahma Jyoti effulgence, for he wants to enter the highest spiritual planet, namely Krishna Lok, Golok Vrindavan. He has full knowledge of that planet and therefore he is not interested in any other. As indicated by the word मत भक्ता ही फुल्ली एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस. मतलब बेसिकली बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं. देखो, आप ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हो, आपकी अगर इच्छा है आप ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हो, पर वहां पर रहकर भी आपका जब से गुड कर्मा खत्म हो जाएगा आपको फिर अर्थ पे आना पड़ेगा. तो बहुत सारे लोग जो बस कृष्णा पे फोकस करते हैं, उनको ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो बस कृष्णा जी की सेवा करना चाहते हैं. As indicated by the word Mad Bhaktaha, he fully engages in devotional service, specifically in the 9 processes of devotional engagement: hearing, chanting, remembering, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, offering prayers, carrying out the orders of the Lord, making friends with him, and surrendering everything to him. One can engage in all 9 devotional processes, or 8 or 7, or at least one, and that will surely make one perfect. तो ये जो 9 devotional processes है जो मैंने अभी बोला, आप ये तो सारे 9 में एंगेज रहो या एटलीस्ट एक भी करो तो भी आप परफेक्ट बन ही जाओगे विद टाइम. द टर्म संग varjitah is very significant. One should dissociate himself from persons who are against Krishna. जो कृष्णा के अगेंस्ट है उनके साथ आप अगर रहोगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. Not only are they atheistic persons against Krishna, but also those who are attracted to fruitive activities and mental speculation. Therefore, the pure form of devotional service is described in Bhakti Rasamrita Sindhu as follows. In this verse, Srila Rupa Goswami clearly states that if anyone wants to execute unalloyed devotional service, he must be freed from all kinds of material contamination. He must be freed from the association of persons who are addicted to fruitive activities and mental speculation. तो बेसिकली अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आपकी जो दोस्तीबाजी चल रही है ऐसे लोगों के साथ जो कृष्णा को मानते भी नहीं हैं और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आपका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होगा. देखिए, यहाँ भगवत गीता में बोल रहे, मैं नहीं बोल रही, मुझ पे गोलियां मत बरसाओ. तो बेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करना स्टार्ट कर दीजिए और इसी में फोकस रहिए. मैंने यही किया था, इसी से मेरी इतनी ग्रोथ हुई है. सच बता रही हूँ, मैंने यही करके अपनी ग्रोथ पूरी करवाई है अब तक जो मेरी ग्रोथ हुई है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे. मुझे लोग बहुत कुछ कहते थे, स्पेशली आप जब आउट ऑफ इंडिया रहते हो, वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी होती है, अगर आप उसके पार्ट नहीं होते हो तो आपके बारे में बहुत बातें की जाती, मेरे बारे में भी की जाती थी. बट इट्स ओके, मैं क्या फ़र्क पड़ा. आज आज मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को और पेन को हैंडल कर पा रही हूँ बिकॉज उस समय कृष्णा जी ने मुझे जो नॉलेज दी मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रही. कौन हेल्प करने आ रहा मुझे अभी? कृष्णा जी के अलावा कौन है मेरा? तो फिर वही समझो आप, वो सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो आपका कुछ भी नहीं, आपको पेन से नहीं निकाल पाएंगे. जो निकाल पाएगा वो कृष्णा जी ही है. तो बस उन्हीं को पकड़ के रखो. When freed from such unwanted association and from the contamination of material desires, one favorably cultivates knowledge of Krishna. This is called pure devotional service. One should think of Krishna and act for Krishna favorably, not unfavorably. Kansa was an enemy of Krishna. From the very beginning of Krishna's birth, he planned in so many ways to kill him, and because he was always unsuccessful, he always kept thinking of Krishna.
Thus, while working, while eating, and while sleeping, he was always Krishna conscious in every respect. But that Krishna consciousness was not favorable, and therefore, in spite of his always thinking of Krishna 24 hours a day, he was considered a demon. And Krishna at last killed him. Of course, anyone who is killed by Krishna attains salvation immediately, but that is not the aim of the pure devotee. The pure devotee does not even want salvation. He does not want to be transferred even to the highest planet Golok Vrindavan. His only objective is to serve Krishna wherever he may be. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कंस जो था वो कृष्णा के बारे में दिन रात सोचता रहता था पर नेगेटिव वे से। तो ठीक है वो कृष्णा के हाथों से मरा, उसको मोक्ष मिल गया, लेकिन दिस इज नॉट द वे, मतलब ये तरीका नहीं अपनाना है हमको। हमें कृष्णा के बारे में पॉजिटिव वे से दिन रात सोचना है। और जो प्योर डिवोटी होता है वो गोलक वृंदावन पहुंचने के लिए भी नहीं सोचता है, वो बस बोलता है कि मैं जहाँ भी रहूं बस आपका सर्वेंट बना रहूं। ठीक है। A devotee of Krishna is friendly to everyone. Therefore, it is said here that he has no enemy. एक कृष्णा भक्त का कोई दुश्मन नहीं होता क्योंकि वो सबसे फ्रेंडली रहता है. How is this? A devotee situated in Krishna consciousness knows that only devotional service to Krishna can relieve a person from all the problems of life. He has personal experience of this and therefore he wants to introduce this system, Krishna consciousness, into human society. There are many examples in history of devotees of the Lord risking their lives for the spreading of Krishna consciousness. The favorite example is Lord Jesus Christ. He was crucified by the non devotees, but he sacrificed his life for spreading God consciousness. Of course, it would be superficial to understand that he was killed. Similarly, in India, there are many examples such as Thakur Haridas. Why such risk? Because he wanted to spread Krishna consciousness and it is difficult. A Krishna conscious person knows that if a man is suffering, it is due to his forgetfulness of this eternal relationship with Krishna. Therefore, the highest benefit one can render to the human society is relieving one's neighbor from all material problems. In such a way, a pure devotee is engaged in the service of the Lord. Now, we can imagine how merciful Krishna is to those engaged in this service, risking everything for him. Therefore, it is certain that such persons must reach the supreme planet after leaving the body. जो कृष्णा भक्त है उसको समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में तुम कुछ भी कर लो तुम्हें पेन ही मिलेगा। अगर पेन से मुक्ति चाहिए वो है कृष्णा के प्रति भक्ति। तो वही वो कोशिश करता है सबको समझाने की। और उसको पता है कि एक इंसान इसीलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि वो अपना कनेक्शन विद कृष्णा भूल चुका है। उसका रिश्ता जो कृष्णा के साथ वो भूल चुका है, इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा, इसीलिए वो सफ़र कर रहा है। तो वो वही कोशिश कर रहा है कि उसको याद दिला दे कि भाई कृष्णा के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप रहा है आज तक। एक बार एक इंसान को वो समझ में आ जाए उसको सारे दुखों से निवारण मिल जाता है। तो ऐसा इंसान जो कंटिन्यूअसली कृष्णा के लिए काम कर रहा है, कृष्णा भी तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं। तो कोई उसका वैसे भी बाल बांका नहीं कर सकता है। In summary, the universal form of Krishna, which is a temporary manifestation, and the form of time which devours everything and even the form of Vishnu 400 have been exhibited by Krishna. Thus, Krishna is origin of all these manifestations. It is not that Krishna is a manifestation of the original Vishwarup or Vishnu. Krishna is the origin of all forms. There are hundreds and thousands of Vishnus, but for a devotee, no form of Krishna is important but the original form. Two-handed श्याम सुंदर। बेसिकली कृष्णा ने सारे फॉर्म्स दिखा दिए, विष्णु रूप, चार हाथ वाला, विश्व रूप, यूनिवर्सल फॉर्म, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन श्याम सुंदर वाले रूप पे फोकस करना, यह मैंने पहले बीजी में बताया है। इन द ब्रह्म संहिता it is stated that those who are attached to Sham Sundar form of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. One should understand therefore that the purport of the 11th chapter is that the form of Krishna is essential and supreme. तो श्याम सुंदर फॉर्म पे फोकस करना है, मतलब दो हाथ दो पैर बंसरी बजाते हुए और हरे कृष्णा चैंट करिए। नेक्स्ट सेशन में अगर मुझे याद रहे मैं आपको जगराता की स्टोरी समझाऊंगी कि जगराता क्यों स्टार्ट हुआ, वैष्णो देवी जी का के जगराता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। उसमें तलातल का पिशाच पिशाच राज का इन्वॉल्वमेंट था।
तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं तो जो जो मुझे आप लोगों को बताना है, पर मुझे याद रहा तो मैं बताऊँगी। आज ऑलरेडी सेशन काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग सो जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इसी वाले सेशन में बताने वाली थी। भूल गई तो प्लीज़ याद दिला देना, ठीक है? सो इसी से हमारा 11 चैप्टर खत्म हुआ, हम लोग अब इसके बाद 12 चैप्टर में जाएँगे। आप लोग स्पीड बढ़ाइए, आप लोग नहीं कैच अप कर पा रहे, इसलिए मैंने लास्ट कुछ वीक्स भगवद गीता सेशन बनाया नहीं था। आपका कैचअप कैसे हो रहा है मैं आपके कमेंट से ही समझ में आएगा। इफ़ यू आर कमेंटिंग ऑन दैट भगवद गीता सेशन, मतलब आपने वो सुन लिया है, आपने समझ लिया। एंड प्लीज़ कमेंट्स में आप ये मत लिखिए कि सेशन में क्या-क्या था, वो तो मुझे पता ही है मैंने क्या बोला है सेशन में। आपका को इस नॉलेज से क्या हेल्प हुआ और आप अपनी लाइफ अब कैसे चेंज करेंगे, वो शॉर्ट में बताइए। और ज़्यादा लंबे कमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप वो आपके नोट्स अलग हैं, नोट्स को अलग रखिए आप। आपको क्या समझ में आया वो आपके नोट्स हैं। लेकिन आप इस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में, ये नॉलेज ने आपको कैसे हेल्प किया। फॉर एग्जांपल आज जजमेंटल वाला था, तो आप अगर कमेंट में ये लिखो कि ये नॉलेज से मुझे अब समझ में आया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ किस तरह से रॉन्ग थॉट से गुजारी, इसके बाद आई विल चेंज एंड दिस रियली बेनिफिटेड मी। मुझे ये समझ में आया कि कृष्णा कर्मा क्या होता है। मुझे ये समझ में आया कि मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, कुछ नहीं तो सिर्फ सोल पीस अच्छा ग्रुप में ही लोगों को ऐड करा के, क्योंकि कृष्णा के साथ का जो रिलेशनशिप जो इंसान भूल गया है वही कॉज ऑफ सफरिंग है। और वही अगर मैं एक चैनल बनी इनको याद दिला देने में, तो इससे अच्छा गुड कर्मा कुछ हो ही नहीं सकता, यही कृष्णा कर्मा है। सो दिस इज, अगर आप इतना भी लिखते हो दैट इज एनफ। सो आपके कमेंट शुड बी प्रिसाइज। मैंने भगवत गीता सेशन में ये बोला, ये बोला, ये बोला, वो नहीं बोलना है आपको कमेंट्स में। आप लोग जो इतने लंबे-लंबे कमेंट्स कर रहे हो, आप वो मैं पढ़कर क्या करूँगी? मुझे तो पता ही है मैंने क्या बोला है। हाउ दिस नॉलेज इज़ बेनिफिटिंग यू, वो लिखिए आप, ओके? ठीक है, तो इससे हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अम, आज आप लोग ज़ूम सेशन में ज़रूर आइए, 11 बजे वाला। और उसके बाद भगवत गीता सेशन वुड बी ऑन अनदर सॉफ्टवेयर, उस पे भी आप लोग ज़रूर आइए। और टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। हम अपने आप को चेंज करेंगे तो उससे ही ऑलरेडी डिफरेंस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, सो स्माइल एवरीबॉडी। और मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, जोश लाओ। ऐसे मरगिल्ले होके ज़िंदगी जीनी नहीं है, बहुत हो गया। इस टाइप से जीकर आपने क्या अचीव कर लिया? कुछ भी अचीव नहीं किया। सो अब से आपको ब्यूटीफुली लाइफ लिव करनी है, फुल्ली, पूरे पूरे मतलब ज़िंदा रहना है आपको, स्माइल करके, ठीक है? हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। कितनी दया, कितनी कृपा आपकी कि आप हमको हमारे पेन से निकाल रहे हैं, हमें परफेक्ट बना रहे हैं, कि जैसे हम आपके प्रेम को पूरा फ़ील कर पाएँ। ये सारे हमारे नेगेटिव लोअर इमोशंस ब्लॉक करते हैं हमें कि हम आपका प्रेम नहीं फ़ील कर पाते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। जैसे ये नेगेटिव लोअर इमोशंस हट जाएँगे, आपकी भर-भर मतलब आपके प्रेम के झरना में हम नहा पाएँगे। सो थैंक यू सो मच प्रभु इस कृपा के लिए। पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से आपके चरणों में मैं अपने आप को सौंपती हूँ। मेरा कण-कण आपका है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है। हरि बोल।